हे वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे प्यारे छोटे भाई बहन, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग जो है पिछले लेक्चर के वीडियोस जो देख चुके होंगे, है ना। हम लोग पार्ट 1 में लगभग 50 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर चुके थे हम लोग। अब नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है उसको हम लोग इस पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसी कड़ी में हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। सवाल जो है कह रहा कि निम्न व्यंजन का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या में है। यानी कि 51 नंबर सवाल जो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 49.6 गुने 10.2 माइनस 7.1 गुने 29.7 माइनस 5.1 गुने 20.1। तो कहने का मतलब है कि इसे जो है हमें पूर्ण संख्या में निकालना है इसका मान, ठीक है। तो हम लोग निकटतम मान जो है पढ़े हुए हैं दशमलव में कि जब कभी भी यदि यहाँ पर 49.9 49.6 जो है यह दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो निकटतम मान होगा वो क्या होगा? तो हम लोग इस बात को पढ़ चुके हैं कि दशमलव के बाद यदि से लेकर के 4 तक कोई भी संख्या होगा तो क्या करेंगे हम लोग? उस दशमलव के 10वें हिस्से को 10वें अंक के स्थान को 0 बनाकर उसे पूर्ण रूप में लिख देते हैं। यदि 5 या 5 से अधिक होता है तब क्या करते हैं हम? तब उसे हम लोग इसे तो शून्य करेंगे ही, ठीक है। इसका जो है निकटतम मान लगभग जैसे क्या होगा, तो 6 होगा। जब भी मतलब 5 से अधिक या 5 होगा तब हम लोग इसको 0 लिखेंगे और उसके अलावा जो पूर्ण संख्या जो है उसमें एक बढ़ाकर लिख देते हैं। यानी कि यहाँ पर होगा 9 1 10 का 0 और ये 50 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि 10.2 है तो इसका निकटतम मान क्या होगा? इसका निकटतम मान होगा 10 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद जो है 2 है, ठीक। तो जब भी यह नियम कहता है कि 1 से लेकर 5 से कम यानी कि 4 तक का कोई भी अंक होगा तो उसे हम लोग शून्य के रूप में बना देंगे, ठीक है। ये इसका निकटतम मान हो गया। 7.1, तो 7.1 का निकटतम मान कितना होगा? 7.1 का निकटतम मान होगा 7। वहीं 5.1 का निकटतम मान 5.1 का निकटतम मान होगा 5 और 20.1 का निकटतम मान वह 20 होगा, ठीक है। तो अब हमारा जो है पूर्ण संख्या मिल चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसे कैलकुलेशन करेंगे। जो भी हमें दिया हुआ है उसको उसी स्वरूप में उसी रूप में लिख देंगे। जैसे कि 49.6 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? 50 लिख देंगे। गुने 10.2 की जगह पर 10 लिख देंगे माइनस 7 गुने अच्छा एक और छूट गया हमसे, ठीक है। सवाल था ये है 29.7, ठीक है। 29.7 का निकटतम मान कितना होगा? इसका निकटतम मान जो है यहाँ जो है इसका जो 7 का जो है शून्य बन जाएगा और उसके अलावा जो पूर्ण संख्या है उसमें एक बढ़ाकर लिख देंगे। यानी कि 9 1 10 और 2 1 3 यानी कि 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 30 माइनस 5.5 इसका जो था गुने 20, ठीक है। अब यहाँ देखो 50 कितना हो गया? 500 माइनस 30 गुने 7, 30 गुने 7 इसे गुना करेंगे तो 3 को 7 से गुना कर देंगे तो 7 3 21 और लास्ट में एक जीरो बैठा देंगे। फिर उसी प्रकार से 5 दूनी 10 और यहाँ एक जीरो लगा दिए। तो देखिए कि अब हम क्या करें? घटाना है इसे। तो घटाने से लिए क्या करेंगे? जो भी माइनस में नंबर है पहले उसको ऐड कर लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ कितना होगा? 310 होगा। अब इससे आपस में हम लोग घटा देंगे। 0 10 में से 1 गया 9, 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, ठीक है। मेरा जो मकसद था ये लिखने का, इतना से यहाँ क्यों लिखे? ताकि हम लोग इस बात को समझ सकें कि जो निकटतम मान किस तरीके से निकलता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 451 नंबर जो सवाल है ये समझ में आ गया होगा कि हमें जो है इसका पूर्ण रूप में निकालना था, निकटतम मान निकाल करके। तो हम लोग इस रूप में समझ कर बना सकते हैं फटाफट, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 52 नंबर सवाल पे।
52 नंबर सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक पार्क है जो कि 1500 मीटर लंबा है, ठीक है, यानी कि इसकी जो लंबाई जो है वहाँ कितनी है, 1500 मीटर, और इसकी चौड़ाई जो है 750 मीटर है। अब एक साइकिल सवार को इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। कितना चक्कर लगाना है, 4 चक्कर। और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे कितना समय लगेगा, यानी आयत के आकार का इस पार्क के चारों ओर 4 चक्कर लगाना है इसे, और 4 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो जब भी इस तरह का सवाल है कि किसी को चक्कर लगाना है बाउंड्री के, अगर बाउंड्री के इर्द गिर्द का सवाल है यानी कि उसके परिमाप के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, इस बात से हमें ये हिंट मिल रहा है सवाल में कि साइकिल सवार को 4 बार चक्कर लगाना है, यानी कि हमें क्या निकालना होगा, इसका परिमाप निकालना होगा। अब परिमाप निकालने के लिए आयत का परिमाप हमें जानकारी होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब लंबाई जो है हमारा 2 गुने 1500 जोड़ 750, 2 गुने 0, 5, 7, 5, 12 और एक 2, 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1, 5, 2 दूना 4, वो 4500 मीटर आ गया, ठीक है। ये वो हमारा परिमाप हो गया इसका। अब कह रहा है कि हमें इसका चक्कर लगाना है, 4 चक्कर। तो 4 चक्कर लगाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0, 0, 5 को 20, 4 को 16, 17, 18, यानी कि इतना मीटर होगा, 18,000 मीटर, ठीक है। यानी कि उसे चार चार यानी कि उसका जो है एक चक्कर जो है लगभग 4500 मीटर का है, और जब 4 चक्कर लगाएगा तो 18,000 हो गया मीटर। मगर हमारा जो चाल है, समय पूछ रहा है, तो चाल हमें किस में दिया हुआ है, चाल जो है हमारा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रहे हमें यूनिट का बहुत ही अच्छा खासा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी चाल से रिलेटेड, चाल दूरी समय से रिलेटेड सवाल है तो हमें यूनिट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। हमारा जो यहाँ आयत का जो है परिमाप वो मीटर में है, और हमारा चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो क्या करेंगे हम, या तो हम लोग हमारे हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदल दें, ठीक है, या मीटर प्रति मिनट में बदल के बना सकते हैं। नहीं तो हम लोग परिमाप जो है मीटर में है तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए अभी फायदेमंद होगा कि हमारा जो है समय घंटे में दिया हुआ है, आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे कि उसके परिमाप को ही किलोमीटर में चेंज कर दें, तो 18,000 किलोमीटर यानी कि 18 किलोमीटर होगा, ठीक है। अब इसे कैसे लिखे हम लोग, तो 18,000 को जब भी मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग 1000 से भागा देते हैं। तो 18,000 को जब 1000 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 18 किलोमीटर आएगा। अब हमें समय निकालना है, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो कुल दूरी हमारा कितना है, 18 किलोमीटर, और हमारा चाल जो है 4.5 किलोमीटर। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो बच्चे जानते होंगे वो तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे, मगर जिन्हें नहीं पता वो शायद यहाँ कुछ फंस सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग ना, यहाँ पर जो जो दशमलव है, देखते हैं दशमलव कितने अंक के पहले हैं। यहाँ दिख रहा है हमें 5, यानी कि 1 अंक के पहले है। तो क्या करेंगे हम लोग, 18 यहाँ ऊपर जो है 10 से गुना कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 45 लिख देंगे, ठीक है। और फिर इसे क्या करेंगे हम लोग, कैंसिल करेंगे, तो 9 दूना 18, 9 पचे 45, 5 दूना 10, यानी कि 2 दूनी 4, 4 घंटे लगेंगे उसे, यानी कि उस पार को 4 चक्कर लगाने में उस व्यक्ति को लगभग 4 घंटे लगेंगे, लगभग क्या एग्जैक्टली 4 घंटे लगेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी जो है सही होगा। चलिए हम लोग इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं, मस्ती के साथ पढ़ाई करते हुए, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप जो है मुझे कमेंट में, तुम लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट करके बता सकते हो कि कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है 53, क्वेश्चन 53 बिल्कुल क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। कह रहा है यदि एक पक्षी के एक झुंड के
1/4 पक्षी जो है नदी के किनारे पर हैं तथा झुंड के 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में हैं और बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। तो हमें क्या बताना है, घोंसले में कितने पक्षी हैं। यानी सवाल में जो है एक हमारा झुंड है पक्षी का, ठीक है। मान लीजिए कि ये पक्षी का एक झुंड है, ठीक है। उस पूरे झुंड में से 1/4 जो है नदी के किनारे पे बैठे हुए हैं, उसका 1/4 जो है वहाँ जो है नदी के किनारे बैठा हुआ है तथा झुंड का 1/5 भाग अपने घोंसले में है। झुंड का 1/5 भाग अपने घोंसले में, और बाकी जो बचे हुए 22 पक्षी जो हैं वहाँ भोजन की तलाश में गए हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितने पक्षी जो है ये घोंसले में है। घोंसले का रोड मैप क्या है, यही है कि हमें घोंसले में कितने पक्षी बैठे हुए हैं उसी की संख्या को बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 जो भीम है उसमें कई तरह के सवाल जो है इस तरह का प्रैक्टिस से जुड़े हुए सवाल दिए हुए थे। हम लोग उसी मेथड से इस्तेमाल करके बना सकते हैं। या तो हम लोग वेरिएबल एक्स मान कर भी बना सकते हैं, ठीक है, चर। या फिर हम लोग एक मान के यानी कि पूरे जो झुंड है उस पूरे झुंड को एक कंप्लीट एक भाग मान कर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चर का इस्तेमाल किए आपको इसका सॉल्यूशन दो। यानी कहने का मतलब है कि टोटल जो हमारा पक्षी जो है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक बिस्किट है, ठीक है। एक बिस्किट को यदि हम कह रहे हैं कि 4 व्यक्ति में बांटना है, ठीक है। तो 4 व्यक्ति में बांटने का मतलब क्या हुआ कि इसका 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। हर एक पार्ट कितना होगा, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ये एक चौथाई हुआ, एक हिस्सा एक चौथाई हुआ। मगर जो बिस्कुट था वो अपने आप में एक पूरा कंप्लीट हिस्सा था, एक भाग था, और उसका हम लोग चौथाई किए, ठीक है। इसी प्रकार से हालांकि मैंने जो है इस पक्षी को जो है ना राउंड बनाकर दिखाया है, जो कि इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, मतलब बटा हुआ नहीं है, मगर इसको हम लोग मान लेते हैं कि पूरा जो है एक भाग है, ठीक है। माना कि पक्षियों का झुंड कितना टोटल, एक भाग, जिसमें से कह रहा है कि 1/4 भाग पक्षी जो है नदी के किनारे पर है और 1/5 भाग जो है घोंसले में है। तो यानी कि बाकी जो पक्षी जो बचे हुए 22 जो है वो भोजन की तलाश में गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी के सहारा को लेकर के हम लोग बनाएंगे सवाल को। यानी कि हम लोग संख्या जो निकालेंगे वहाँ कितने भाग पक्षी जो है भोजन की तलाश में गए, पहले हम लोग उससे पता करेंगे, ठीक है। भोजन की तलाश, यानी कि एक भाग में से 1/4 भाग और 1/5 भाग दोनों को घटा देंगे। तो इससे क्या होगा कि भोजन की तलाश में कितने पक्षी गए हैं उसकी संख्या निकल जाएगा। अगर किसी का घटाव करेंगे तो नॉर्मल क्या करेंगे, इसका एलसीएम घटाएं लेंगे, तो इसका 20 होगा। तो 20 माइनस 5, जब 4 से भागा देंगे 20 में तो 5 आएगा, और 5 से भागा देंगे तो 4 आएगा। यानी कि 20 में से अब कितना घटाना है, 9। तो 20 में से 9 गया तो कितना बचा, 11/20 हुआ। यानी कि इतने भाग जो है ना पक्षी जो है भोजन की तलाश में है, और उनकी संख्या कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, उसे हम समतुल्य कर देंगे, यानी कि 11/20 भाग बराबर 22 है, ठीक है। अब हमारा जो लक्ष्य होगा ये हमारा जो है संतुष्ट है, ये परिणाम कि 11/20 भाग ही हमारा 22 था संख्या पक्षियों का। तो अब हम लोग करेंगे कि जब हमारा ये जो वैल्यू जो है, ये मान जो है संतुष्ट होगा हमारे सवाल के अनुरूप, तब हम क्या करेंगे, हम जो एक माने थे हुए उस एक भाग का मान निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि यदि 11/20 भाग बराबर यदि 22 है तो फिर एक भाग का मान कितना होगा। तो एक भाग का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके गुणात्मक विलोम से गुना कर देंगे ताकि इसका जो वैल्यू हो वो एक भाग आ जाएगा।
ठीक है। सेम यदि इधर भी गुना कर रहे हैं तो हमें इधर भी गुना करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो है हमारा जो ये बैलेंस संतुलन बना रहे। ठीक है, इस परिणाम का तो कट गया, इससे कट गया तो कितना है, एक भाग। अब एक भाग बराबर कितना होगा, 11 दूना 22 यानी कि 20 दूना 40, यानी कि हमारा जो है एक भाग बराबर 40 संख्या है। अब उसमें से हमें पूछ रहा है कि पक्षियों की संख्या कितनी है जो कि घोंसले में है। तो क्या करेंगे हम लोग, 40 को 1/5 से गुना कर देंगे, 5 × 8 = 40, यानी 8 पक्षी जो है हमारे घोंसले में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को बनाएंगे। हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि एक सवाल को बनाने में थोड़ा सा लंबा जा रहा है। ठीक है, समय लग रहा है, मगर मैं समय इसलिए लेना चाहता हूँ कि जो बच्चे सवाल को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं या सवाल को कैसे बनाया जाए, उस पूरे प्रोसेस को मैं समझाते हुए बनाना चाहता हूँ, ताकि उन्हें इस बात का क्लियरेंस मिल जाए कि वो किस तरह से सोचना है सवाल को बनाते समय। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि सवालों को जल्दी से जल्दी समझा पाऊँ, ताकि मैं नहीं चाहता, मेरा जो प्रयास रहता है ना, कि मैं चाहता हूँ कि जो भी सवाल कॉन्सेप्ट हो, जो बच्चा देखे वो समझ जाए। ठीक है, उसे दोबारा इस सवाल पर आना ना पड़े, इस वजह से, या उससे जुड़ा हुआ जो भी कॉन्सेप्ट है उसको मैं क्लियर कर दूँ। हम लोग अब अगले नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। कह रहा है यदि अमित ने एक मेज जो है 1200 रुपये में खरीद करके इसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए। ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा खर्चा, यानी कि मेज का जो दाम पड़ा, वो मेज का दाम कितना है, 1200 रुपये, और अतिरिक्त व्यय, अतिरिक्त खर्च जो है वो कितना पड़ा, 200 रुपये, और इसको जो है 1680 रुपये में बेच दिया, यानी कि इसका विक्रय मूल्य जो है 1680 रुपये। तो इससे लाभ होगा या हानि होगा, प्रतिशत में हमें ज्ञात करना है। तो याद रहे, जब भी वस्तु जो कहने का सिंपल सा लॉजिक है, जब आप जो है कोई सामान खरीद कर ला रहे हो, फिर खरीदने में भी पैसा लगा है, उसे लाने में भी पैसा लग रहा है। तो कहने का मतलब, जब मैं सामान अपना बेचूंगा तो सामान बेचने के दौरान मेरा जो रास्ते में लाने का जो भाड़ा जो किराया है, उसे भी तो निकालने का प्रयास करूंगा। तो यानी कि मैं उसे अपने क्रय मूल्य में जोड़कर फिर उसके आधार पर अपने लाभ को तय करते हुए उसके विक्रय मूल्य पर बेचूंगा। ठीक है, अपने विक्रय मूल्य पर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी क्रय मूल्य के साथ यदि अतिरिक्त व्यय होता है तो उसे हम क्रय मूल्य में ही मानकर जोड़ते हैं। यानी कि हमारा जो क्रय मूल्य जो हुआ वो कितना हुआ, 1400 रुपया, और विक्रय मूल्य जो 1680 रुपये। तो इस बात से हमें स्पष्ट दिख रहा है इस आंकड़े से कि हमें जो है लाभ हो रहा है। तो लाभ का फॉर्मूला निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा, लाभ प्रतिशत निकालना है तो उसे लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है सीधे लाभ प्रतिशत निकालने का। क्या करेंगे हम लोग लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा, अब हमारा जो है लाभ प्रतिशत है वो किस पर निकलता है, हमारे लाभ पर तय होता है, क्रय मूल्य पर तय होता है। इस वजह से क्या करेंगे कि यहाँ नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 1400 गुने 100। ठीक है, अब 1680 में से 1400 गया तो कितना हुआ, 0.8, और ये हुआ 2/1400, 0 से 0 कैंसिल, 14 दूना 28, यानी कि 20% हमें जो है लाभ प्राप्त होगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल पर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है यदि एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप समान है और वर्ग की भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई जो है 18 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है। सवाल जो है क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ सवाल है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। कह रहा है कि यदि एक वर्ग है जो कि परिमाप, वर्ग और आयत का परिमाप समान है, कहने का मतलब हुआ ये हमारा वर्ग है। ठीक है, और ये आयत,
मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, मेरा बस कहना है कि इन दोनों का परिमाप को लेकर के, ठीक है, कि दोनों का परिमाप जो है वो बराबर है। तो परिमाप बढ़ाने का मतलब, बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो लंबाई जो है चारों तरफ, वो आयत की लंबाई के चारों तरफ के बराबर है। तो क्या करेंगे सवाल को बनाने के लिए, हमें निकालना है आयत की चौड़ाई। तो हमारा वर्ग का परिमाप ही उसका परिमाप होगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग की यदि भुजा हमें ज्ञात है, वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है, 16 मीटर। तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, 4 गुने भुजा, यानी 4 गुने भुजा 16 है, 16 चौका 64 मीटर। यही हमारा आयत का परिमाप होगा। और आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। यानी कि 64 बराबर ये हो गया। और लंबाई जो हमारा जो कि सवाल में है 18 मीटर, तो 64/2 कर देंगे, यहाँ लंबाई की जगह पर 18 लिख देंगे, जोड़ भी कटेंगे तो कितना होगा, 32 दूना 64। अब 32 में से 18 घटा दिए, बी है। अब 8 4 12, 2 में से हो गया तो 1, यानी कि 14 मीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन, यानी कि हमारा जो आयत की जो चौड़ाई होगा वो कितना होगा, 14 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। तो इस सिलसिले में आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या देखने को मिल रहा है हमें कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर ऊंचा तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए हमें कितने ईंटें चाहिए, जबकि एक ईंट का जो माप है वो 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा आयतन से जुड़ा हुआ सवाल है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इस सवाल को हल करने के लिए, पहले हम ध्यान देंगे बार बार कि यूनिट पर हमें पहले गौर करना पड़ेगा। इसकी लंबाई जो है 8 मीटर लंबी है, चौड़ाई 6 मीटर है और ऊंचाई जो है 22.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें ईंटों की संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, हम जितना भी मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 8 मीटर का मतलब कितना हुआ, 800 सेंटीमीटर, ठीक है। 800 सेंटीमीटर गुने 600 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी हमारा जो है सेंटीमीटर में है, तो यानी कि 22.5 सेंटीमीटर। यही हमारा आयतन होगा। हमें जब भी ईंटों की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे हम, अ, उस पूरे दीवार का जो है आयतन है वो निकाल लेंगे, ठीक है। और एक ईंटा कितना स्पेस ले रहा है, कितना जगह छीन रहा है, तो उसके लिए भी हम ईंटे का आयतन निकालेंगे। एक ईंटे का आयतन यानी कि कितना जगह ले रहा है और उस पूरे दीवार में कितना जगह हो सकता है। तो ये हमारा दीवार का आयतन हो गया, ठीक है। तो दीवार का आयतन क्या था, लंबाई गुनी चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये हम लोग लिख चुके हैं। उसी प्रकार उस ईंटे का भी, ईंट का भी आयतन, ईंट का आयतन, ईंट का आयतन कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर गुने 11.25 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर। तो हमारा ये जो है ये ईंटे का आयतन दिया हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ईंटों की संख्या निकालना है। तो ईंटों की संख्या निकालना है तो पूरे दीवार का जो आयतन है, यानी कि पूरे दीवार पर जितना जगह है और हमारा एक ईंटा कितना स्पेस ले रहा है, कितना जगह ले रहा है, तो एक ईंटा स्पेस कितना ले रहा है, तो वहाँ उसका ईंटे का आयतन हो जाएगा। ईंटे का आयतन क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब पूरे ईंटे की संख्या निकालना है, कितने ईंट लग रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसे बनाने के लिए, कि ईंटों की संख्या निकालने के लिए पूरे दीवार का जो स्पेस है, कितना जगह है, उसको उतना लिख करके अब बटा एक ईंटा जो कितना जगह ले रहा है उसका आयतन, एक ईंटे का आयतन कितना, उसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 800, 800 गुने 600 गुने 22.5 बटा 25 गुने 11.25 गुने 6। ये तो हमारा संख्या कट जाएगा 6 से 100 बार में, तो हो जाएगा 25 चौके 100, ठीक है। ये भी नंबर हमारा 5 से कटने वाला है, तो 5 से कट देंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10 11, 5 दूनी 10 11 12 पचा 25, एक भी 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20 और पचा 25। अब जो हमारा ये संख्या जो है वो कितना से कटेगा,
25 से कट जाएगा। 25 से कटेगा तो 25 से कम 25 नहीं होगा, तो क्या करेंगे 25 के पढ़ा में 9 बार में ये जो संख्या कटेगा। ठीक है, तो 25 9 बार में कटेगा तो 9 आई, यहाँ जो है ये 25 चौके 100 यानी कि 8 चौके 32, 32 होगा। अब क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, अभी हमारा जो है 9 बचे 45 हो जाएगा। कहने का मतलब जो ये एक्स्ट्रा ये जो इकाई दाएं सैकड़ा, इसमें यानी कि 100वां हिस्सा है, ये 10वां हिस्सा है, तो जब भी भाग करते हैं ना, तो जो नीचे वाला जो 100वां हिस्सा जो है वो ऊपर अंश में चला जाता है, और इसका जो 10वां भाग है ऊपर वाला अंश का, वो नीचे नीचे लिखते हैं हम लोग। तो यदि कैंसिल करेगा एक दूसरे को, तो यहाँ जो है 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी कि 9 बचे 45, 50 होगा। तो इस तरीके से हम लोग 25 32 बचा, 4 बचा और 50 हुआ, तो 5 चौके 20। ठीक है, 20 लिख दिया, 8 जीरो था, और 32 दूना 64, यानी कि 4 6 और डबल 0, यानी कि टोटल जो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी 6400 ईंटा जो होगा उस दीवार में। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि आपको कहीं किसी पॉइंट में अगर दिक्कत हो तो मुझे कोशिश कीजिए कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। ठीक है, मैं इसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन नंबर जो है 57 नंबर चलते हैं। 57 नंबर क्या कह रहा है, यदि हम अपने गंतव्य स्थान पर 4.5 घंटा यात्रा करने के पश्चात 2:45 अपराह्न पर पहुंचे, तो हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की थी। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। यात्रा करने में लगभग 4 घंटा आधा मिनट 30 मिनट लगा, और वो जो है 2:45 पर पहुंच गया। तो 2:45 पर पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि जरूर वहाँ जो है लड़का 12 बजे क्रॉस किया हुआ टाइमिंग। ठीक है, तब जाकर 2:45 पर पहुंचा, और टोटल जो है कितने घंटा है, 4 घंटा 30 मिनट। तो हम लोग क्या करते हैं इस तरह के सवाल को बनाने के लिए, पहली बात कि हम 12 से जो है 2:45 कितना कितना घंटा हुआ, 2 घंटा 45 मिनट हुआ। तो पहले हम लोग इसमें से 4.5 घंटे में से 2 घंटा 45 मिनट घटा देंगे। ठीक है, 2 घंटा 45 मिनट घटाने पर कितना आया। अब यार जरा ध्यान देना इन बातों को, कि जब भी यहाँ देखो, अब यहाँ को घटाना है, हासिल तो ले लिया यहाँ पर हम, 10 में से 5 गया तो 5 हुआ, मगर अब यहाँ कितना बचा, 2 बचा। तो कहने का मतलब जब भी हम लोग ये आवर है, ठीक है, तो इसमें दहाई सोचकर आप लोग इधर से हासिल मत ले लेना, 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब भी हासिल लेंगे तो यहाँ ये घंटा है, 4 घंटा, तो 4 घंटा को क्या करता हूँ, एक एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो जब भी हासिल के रूप में लेंगे, ठीक है, तो 1 घंटा हुआ, तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, यानी कि 60 जुड़ जाएगा। 60 जोड़ने का मतलब हुआ कि हमारा जो है संख्या, अब ये हमारा कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, अब 90 हो गया अगेन। हाँ, मैंने पहले घटा दिया था, तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब घटाऊं। ठीक है, ये 90 हो गया। अब 0 में से यहाँ से लेंगे तो 10 में से 5 गया तो 5, अब यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गया तो 4, 3 हुआ, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट अभी भी है उसका। 12 बजे से पहले का, ये 12 बजे यानी कि 12 बजे से लेकर के 2:45 के बीच में 2 घंटा 45 मिनट हुआ, जो कि मैंने उससे 4.5 घंटा समय जो लगा था उसमें से घटा दिया, तो यानी कि अब बचे हमारे पास 1 घंटा 45 मिनट। अब हमारा जो है 12 बजे में से 1 घंटा 45 मिनट जो लगा था उसको भी घटा देते हैं। यहाँ जो हासिल होगा फिर अगेन क्या करेंगे, हासिल लेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 5 और 5 में से 4 गया तो 1 हुआ। अब 1 1 जीरो और 10, यानी कि जो यात्रा जो है कितना बजे आरंभ आरंभ हुआ था, 10:15 पर AM पूर्वाह्न में हुआ था स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को बनाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि यात्रा में कुल 4.5 घंटा लगा, यानी कि 2:45 पहुंचा, यानी कि 12 से लेकर के 2:45, 2 घंटा 45 मिनट ये भी उसमें एडेड है ऑलरेडी।
तो क्या करेंगे हम लोग, पहले 2 घंटा 45 मिनट को 4.5 घंटे में से घटा देंगे, तो बचा हमारे पास कितना, 1 घंटा 45 मिनट। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो टाइमिंग कब स्टार्ट हुआ था, तो जो 12 बजे था, उस 12 बजे में से जो हमारा 1 घंटा 45 मिनट अभी बचा हुआ है, तो उसको घटा देंगे। यात्रा कितना बजे प्रारंभ हुआ था वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हम 58 नंबर सवाल पे चलते हैं। तो 58 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि इसका जो है हमें आवाज गुणनखंड निकालना है। तो आवाज गुणनखंड निकालना है, तो सबसे बेहतर और बेस्ट तरीका मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसको क्या करना है आपको, बिल्कुल नहीं सोचना है कुछ भी। आप क्या करना है, जीरो को आप साइड कर लो। ठीक है, यानी कि जीरो में, यानी कि ये 10 का मल्टीपल है, और 10 का मल्टीपल का होने का मतलब है 2 गुने 5 और 64। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब 8 को हम लोग और किस में, 2 का क्यूब में लिख सकते हैं, यानी कि जितना सरलता रूप हो सकता है उतना सरलता रूप में हम लोग लिखेंगे। 8 क्यूब में लिख सकते हैं, यानी कि ये होता है 8 का स्क्वायर। और 8 का को फिर 8 जो है हमारा 2 का क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब यानी कि 3 बार 2 को गुना करना 2 से। फिर ये भी है 3 बार इंटू 2 इंटू 5। इस तरीके से हम सरल तरीके से हम लोग इसका ऑप्शन निकाल सकते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। दो जो है 7 टाइम्स है। 7 टाइम्स दो किस ऑप्शन में है, 1 2 3 4 5 6 7। ऑप्शन नंबर डी हमें दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट होगा। अब हम चलते हैं 59 नंबर सवाल पे। ठीक है, क्या कितने वर्षों में 1200 रुपए की राशि जो है 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपये हो जाएगा। तो कितने वर्षों में, यानी कि हमसे समय पूछ रहा है, तो समय का फॉर्मूला, समय निकालना है हमें। तो हमारे पास मूलधन जो है वह कितना है, 1200 रुपये। दर, दर यानी कि 5% वार्षिक लग रहा है। ठीक है, मैं इसके पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको किसी और प्रॉब्लम में कोई दूसरा सवाल मिल जाए तो आप ना फंस सको। कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग साधारण ब्याज से जुड़ा हुआ सवाल बनाए, तो हमारा ध्यान जो है वह दर पर काफी ज्यादा गौर से होना चाहिए। ठीक है, काफी ध्यान से हम लोग देखेंगे इस बात को कि दर जो है हमारा वार्षिक है या छमाही है, तिमाही है या मासिक है। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा कि हमारा जो रेट है वो इंटरेस्ट ब्याज जो है वो किस आधार पर लिया जा रहा है, वहाँ वर्ष के आधार पर लिया जा रहा है। ठीक है, या 6 महीने पर लिया जा रहा है, या 3 महीने पर लिया जा रहा है, या फिर मासिक लिया जा रहा है। ठीक है, ताकि हम अपने समय को भी उसी के अनुरूप कन्वर्ट करते हैं, बदल देते हैं। सिंपल सा फंडा है। तो अभी जो हमसे समय पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज का फॉर्मूला यानी कि एस आई। अब एस आई क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हमारा 1800, मूलधन हमारा 1200, तो कितना होगा हमारा साधारण ब्याज 600 रुपया। आज समय निकालना है, समय यानी कि टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, पी, सॉरी, एस आई इंटू 100, नहीं कि साधारण ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, रेट। तो हमारा ब्याज जो है कितना है, 600 आया, गुने 100 बटा मूलधन हमारा 1200 रुपये है, और गुने दर 5% वार्षिक है। तो जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 6 दूना 12, और 2 के टेबल में 50 भर में, यानी 50 आया। आप इस 5 में घटेंगे तो 5 यानी कि 10 वर्ष। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, 10 साल होगा, यानी कि 10 साल में हमारा जो है मिश्र धन 1800 रुपये लौटाना पड़ेगा। अब हम अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे देखो, मैं आपसे बस एक ही छोटे भाई बहन के तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि यदि मेरे कोई कंटेंट में कोई समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट करके मेरा फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, मैं और इम्प्रूव करने का प्रयास करूंगा।
तो हम लोग अब अपने आखिरी सवाल पे चलते हैं। 60 नंबर, 140.75 गुने 0.08। तो इस सवाल में तो कोई दम ही नहीं है ना। याद रहे मैंने पिछली बार भी कहा था और इस बार भी कह रहा हूँ कि जब भी दशमलव का गुना है तो क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मल गुना की तरह उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, यानी कि नॉर्मल जैसे गुना करते हैं वैसे गुना करें। हमें पता है कि 140.75 को हम लोग एज ए नंबर कंसिडर कर लेंगे, दशमलव को थोड़ा देर के लिए एक पल के लिए भूल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा एक है, तो हम लोग जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5, 7, 0, 4, 1, कितना आएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए इस अंक में, इस नंबर में दशमलव के, दशमलव जो है वो कितने अंक के पहले है, तो एक दो, और फिर इसमें जो है यह कितने अंकों के पहले है, इसमें भी एक दो अंक के पहले है, यानी कि दोनों मिलाकर कुल टोटल कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 4 अंक हुआ। तो क्या करेंगे हम लोग, दशमलव को डालते रखते समय 1, 2, 3, 4 अंक के पहले रख देंगे, यानी कि हमारा जो है गुणनफल कितना आएगा, 1.4075। हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। तो कैसा लगा मेरा सॉल्यूशन वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। मैं फिर से दोबारा कहना चाहता हूँ आप लोगों से, यदि मेरे कंटेंट में कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो या किसी प्रकार की कोई दुविधा हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे फीडबैक दे करके मेरी मदद कर सकते हैं ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। धन्यवाद, बाय।